नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वॉइस। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। देश के प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा क्या होती है, एक प्रौढ़ लोकतंत्र होने के नाते हम सबको जानना और समझना चाहिए। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री पद को लेकर जुमले गढ़े तो बीजेपी के तमाम नेता एक सुर से पद की गरिमा की दुहाई देने लगे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ही चुनाव प्रचार के नाम पर अपने विरोधियों पर हमला करने के लिए हर सीमा लांघ जाएं तो सवाल क्यों न पूछे जाएं। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मेरठ से लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर दी, लेकिन इस शुरुआती रैली में ही कुछ ऐसा वो बोल गए जिस पर विपक्ष को प्रहार करने का मौका मिल गया। पीएम ने उत्तर प्रदेश में सपा, रालोद, बसपा गठबंधन को शराब करार दिया। उनका संदर्भ और लहजा अगर राजनीति की शुचिता के पैमाने पर रखा जाए तो याद कीजिए कि इससे पहले कब देश के प्रधानमंत्री की जुबान से इस तरह की भाषा आपने सुनी है। उधर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक के नाम पर लोगों से वोट मांगे और सेना के शौर्य का पूरा श्रेय सरकार की झोली में डाल दिया। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे भी कहां कम हैं। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को बीजेपी के चुनावी कैंपेन से जोड़कर नारे लगवाए सभा में। तो सवाल यह है कि वोट मांगने के लिए सेना के इस्तेमाल को लेकर के जो चुनाव आयोग ने कहा, उसके बाद भी न बीजेपी बाज आई है और न उसके स्टार प्रचारक। क्या चुनाव प्रचार के नाम पर सीमाओं को लांघना आज इतना आसान हो गया है, इतना आम हो गया है? इसे ही हम समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप वो बयान सुनिए जिसके इर्द गिर्द आज हम चर्चा करने वाले हैं। की सीमाओं की सुरक्षा को पूरी दृढ़ता के साथ 3 स्ट्राइक के माध्यम से, 2 सर्जिकल स्ट्राइक और 1 एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान की कमर तोड़ करके आतंकवाद का समूल नाश पूरे दुनिया के अंदर भारत की सामरिक ताकत का एहसास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आज मोदी हैं, भारत के प्रधान सेवक, भारत के महान चौकीदार हैं, तो विकास भी आप बोलेंगे मुमकिन है, विकास भी, और मोदी है तो गरीबों का कल्याण भी, गरीबों का कल्याण भी, और मोदी है तो उड़ी में आतंकवादियों की सर्जिकल स्ट्राइक भी, और मोदी है तो आतंकवादियों का बालाकोट में एयर स्ट्राइक भी, और मोदी हैं तो दुनिया में चौथी शक्ति कल ही बनी है भारत। सैटेलाइट भी, दुश्मन का सैटेलाइट भी नष्ट किया जाना तो हिंदुस्तान की मजबूती, विकास, गरीबों का कल्याण मोदी राज में, जिसमें कंधा से कंधा योगी राज मिला रहा, मुमकिन है। कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। तो ये तमाम नेता बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं। इनमें से एक मुख्यमंत्री हैं, एक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक प्रधानमंत्री हैं। और अगर इतने बड़े स्तर के नेताओं की ओर से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पूछना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्यों हम तमाम सीमाएं लांघते चले जा रहे हैं। और सवाल यह भी कि क्यों आखिर सिर्फ पाकिस्तान, आतंकवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो एसैट
जैसे शब्द जो हैं वो इन चुनावी रैलियों में गूंज रहे हैं। आज जब मेरठ में पीएम नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे, न उन्होंने जीएसटी का जिक्र किया, न नोटबंदी का जिक्र किया, न किसानों के बकाये का जिक्र किया। और इसीलिए समझना जरूरी है कि क्या एक खास दिशा में इस चुनाव को ले जाने की कोशिश हो रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुचि विश्वास कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ जुड़ गई हैं, संतोष यादव आरएलडी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुन्ना सिंह समेदा सुभासपा की ओर से जुड़ गए हैं हमारे साथ, प्रमोद गोस्वामी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। अब से कुछ देर में विनीत शुक्ला बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और नाहिर लारी भी जुड़ेंगे हमारे साथ समाजवादी पार्टी की ओर से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत में आज प्रमोद गोस्वामी जी आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी ओपिनियन शुरुआत में आ जाए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने एक लंबा फेज देखा है राजनीति का, और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा, हम एक प्रौढ़ लोकतंत्र अब हैं और एक मैच्योरिटी अब आ जानी चाहिए। क्या आज से पहले, क्योंकि कई प्रधानमंत्री इस देश ने देखे हैं, क्या इतने बड़े पद पर बैठे किसी नेता की ओर से, किसी प्रधानमंत्री की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है? आज एक दलों के गठबंधन के लिए अगर शराब शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है और उसका लहजा शराब ही था, तो इसका मतलब क्या है? देखिए सुब्बा जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में इधर पिछले कुछ समय से, कुछ दशक भी कह लें, तो राजनीति का चाल चरित्र और चलन ही बदल गया है। स्थिति ये है कि अब सत्ता को हासिल करने के लिए वो अपनी भाषा, शैली, आक्रामकता, सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम निचले पायदान पर आ गई हैं। आप ये छोड़ दीजिए, ये तो बड़े नेताओं की बात है, बड़े से लेके छोटे और छोटे से लेके बड़े तक आप ये कह सकती हैं। आप डिबेट पे देख लीजिए जो नेशनल चैनल्स पर भी होती है। आज ही एक डिबेट हो रही थी, उसमें गौरव वल्लभ और गौरव भाटिया नीच शब्द का प्रयोग कर रहे थे, गद्दार शब्द का प्रयोग कर रहे थे, नालायक शब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो अब राजनीति का बिल्कुल मतलब पूरा करैक्टर ही बदल गया है, और जिस ढंग से हो रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखिए, आज के जो मुख्य बात है कि आज का जो मोदी जी की पहली उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण राज्य है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ शुभ्रा सबसे ज़्यादा 73 सीटें मिली थी, और उसको वापस लाना वो असंभव तो है ही, उसको संभव तो नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अलग बात है कि बयानबाजी में वो 73 की जगह 74 लाने की वो राजनीतिक बयानबाजी हो सकती है और वो की जानी चाहिए। लेकिन आज जो उनके भाषण में विशेष रूप से मैं यहाँ जरूर ये उल्लेख करना चाहूँगा कि उसमें उन्होंने सारे विपक्षी दलों को, चाहे वो शराब हो, चाहे वो सपा, बसपा और आरएलडी को मिला के जो शराब बनाई, कॉकटेल किया, ये राजनीति में और प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए कोई मतलब शोभा नहीं देता, और वो एक अच्छा संदेश तो नहीं जाता। जब प्रधानमंत्री इस ढंग की बात करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके प्रवक्ता और विपक्षी दल भी फिर उसी तर्ज पर उसका जवाब देंगे। तो ये राजनीति के स्तर पर जाएगी, ये गंभीर चिंता का विषय है। मैं आपके पास फिर से वापस आऊंगी। और क्या ये चुनावों को किसी खास दिशा में मोड़ने की कोशिश है? क्योंकि आज ये चुनावों के ऐलान के बाद, तारीखों के ऐलान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की पहली रैली मेरठ में हुई, यहीं से उन्होंने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। और आज जो लहजा रहा है, आज जिस तरह की भाषा का या जिस तरह के आरोपों का उन्हें इस्तेमाल उन्होंने किया है, ये लगता है ऐसा कि आगे भी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री हो या बीजेपी के तमाम दूसरे नेता हो, बहुत ही आक्रामक रहने वाले हैं। और क्या ये किसी घबराहट का संकेत भी है, ये भी मैं समझने की कोशिश करूंगी। लेकिन चूंकि आपने ये कहा कि ये प्रधानमंत्री पद के मर्यादा के खिलाफ है, एक अच्छा संदेश बिल्कुल नहीं गया है समाज में, विरोधियों पर हमला आप कीजिए, लेकिन किस भाषा का, किन शब्दों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, ये भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि सिर्फ आप किसी पार्टी के नेता नहीं हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए विनीत शुक्ला जी, आप लोग हर दूसरी बात में प्रधानमंत्री पद की मर्यादा की दुहाई देते हैं कि उसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, इस नारे का इस्तेमाल किया, इस जुमले का इस्तेमाल किया, और आपको मालूम है मैं क्या कह रही हूं। लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का ख्याल नहीं रखा कि वो किस पद पर हैं, और अब शब्दों का इस्तेमाल करके अपने विरोधियों पर निशाना साधा। जवाब दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो भी बयान दिया है, कोई भी ऐसा विवादित बयान नहीं है, ना ही कोई ऐसी भाषा गलत इस्तेमाल करी है। चुनाव की रैली में जितना मर्यादित भाषा का
प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं उतना न कांग्रेस न समाजवादी पार्टी के नेता करते हैं। और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार जी जो कह रहे थे, नीच शब्द तो मणिशंकर अय्यर जी ने हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कहा। नीच शब्द 2014 से आगे बढ़िए, 2019 में हम हैं। 19 में भी ऐसा लगता है कि आप 2014 में ही अटक गए हैं जाकर सर। शुक्ला जी किसने क्या कहा, किसने क्या, एक पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री को एक विनीत जी किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, उससे क्या ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ एक इंसान शराब शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, कोई भी ऐसा बयान नहीं है जो कर रहा है, शराब शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। मैं खाली एक बात कहना चाहूंगा खाली जी कि ये ठीक है, अगर हमने निकृष्टता कर दी हाँ। तो उसके मतलब आप भी निकृष्टता करेंगे। बिल्कुल अगर नीच उन्होंने कहा तो आप भी नीच कहेंगे, तो फिर हम आप एक फुटेज पे हो गए, फिर हमारे आपके बीच में फिर आप कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? उनकी कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, उनकी निकृष्टता का उन्होंने नीच शब्द कहा तो गुजरात की जनता ने उनको नीच बना दिया, ये नीचे लाके खड़ा कर दिया। जनता जवाब देती है, जनता सब सुनती है, सब देखती है, सब जानती है। चौकीदारों को गाली दी जा रही है। आज अगर प्रधानमंत्री जी ने चौकीदार कह दिया तो चौकीदार को गाली दी जा रही है। पहले जो है चाय वाले को गाली दिया 2014 में, 19 में चौकीदार को गाली दी जा रही है। 2014 में चाय वाला जीता था, 2019 में चौकीदार जीतेगा। थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देती हूँ। पहले उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन उसी भाषा में अगर जवाब दिया जाएगा शायद वो सर्वदा उचित नहीं, मैं मानता। आपके अपने व्यूज हैं, हो सकता सही हो। प्रधानमंत्री जी कोई भी अमर्यादित भाषा का कोई चुनाव में कहीं से भी कोई बयान नहीं दिया उन्होंने। पार्टियों की तुलना शराब से करना, इसको आप मर्यादित मानते हैं क्या? उन्होंने कोई किसी अमर्यादित बात नहीं की, लेकिन एक शराब शब्द का वो एक, यही मैं पूछ रही हूँ सर, यही मैं पूछ रही विनीत जी से। विनीत जी, शराब शब्द का, ठीक है सर, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन विनीत जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि क्या शराब शब्द का इस्तेमाल करना आप मर्यादित मानते हैं? क्योंकि बार बार आप कह रहे हैं कि कोई भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने नहीं किया। क्या आपकी डिक्शनरी में, राजनीति में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना मर्यादा के अंतर्गत आता है? अभी वो बयान मैंने सुना नहीं है, शराब का शब्द का किस लिए क्या प्रयोग किया है। मैं उस चीज प्रधानमंत्री को सुना कीजिए सर। जी, चाहते हैं कि पूरा देश उनको सुने, प्रवक्ता ही नहीं सुनेंगे तो फिर दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। शुचि जी ये कह रहे हैं कि किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए, भक्ति जब बहुत उच्च कोटि की हो तो शराब जो है वो शरबत सुनाई देती है। बाकी गौरव भाटिया के उदाहरण आपने नीच दिया। अभी थोड़े दिन पहले रूबिका लियाकत के में तो उन्होंने विपक्ष को पेटीकोट कह दिया था। तो अमर्यादित भाषा में तो आप कांग्रेस में सिर्फ कांग्रेस अमर्यादित हो सकती है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस के शब्द जितने भी इमरान मसूद ले लीजिए, दिग्विजय सिंह, मणिशंकर अय्यर से लेकर तमाम की लिस्ट है। इतने अधीर मत हो जाइए, मैं आऊंगी आपके पास, आप कांग्रेस को कोस लीजिएगा, लेकिन पहले सुचित जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। पहले बात पूरी हो जाने दीजिए, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। विनीत शुक्ला, पहले बात पूरी हो जाने दीजिए। जो मैंने पूछा वो आपने सुना नहीं है। आपने कहा कि प्रवक्ता होते हुए आपने बयान नहीं सुना है और अब आप दूसरों को टोक रहे हैं बीच में। मैं आऊंगी आपके पास फिर से, तब तक आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए वेबसाइट पर क्या बोला है प्रधानमंत्री ने। शुचि जी देखिए, कोई भी पर्सन यहाँ पैनल पे बैठा हो या किसी सेटअप में हो, उसकी अपब्रिंगिंग, उसका ब्रॉटअप और उसकी एजुकेशन, उसके बिहेवियर, लैंग्वेज और स्पेशली उसके डिक्शन और एक्सेंट में परिलक्षित होती है। तो प्रधानमंत्री जी चूंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, तो कितने गौरवशाली भाषण उन्होंने बीते 5 सालों में दिए हैं। तो चाहे कांग्रेस की विधवा या कर्नाटक के हुबली में कि मैं मोदी हूं, मोदी लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आपका इस उदाहरणों में नहीं जाऊंगी, लेकिन जो उनका एक एटीट्यूड है, जो एक आक्रामकता है और जो उन्होंने नीचे कन्वे की है, वो आप अभी अनंत हेगड़े का बयान लें या अभी बेरिया विधायक का 4 दिन पहले सपना चौधरी वाले स्टेटमेंट को लें, तो वो इतने निकृष्ट और निम्न कोटि के और इतने तुच्छ उनकी शब्दावली और उनके मायने हैं कि उसको चर्चा करके हमें समय ही नष्ट होगा। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, क्योंकि उपलब्धियां 5 वर्ष की लगभग निल हैं। ना तो ये स्मार्ट सिटीज पे बात कर सकते हैं, ना क्योटो पे बात कर सकते हैं, ना अर्थव्यवस्था पे, ना जीएसटी, ना डेमोनेटाइजेशन, ना पेट्रोल के बढ़े हुए प्राइसेस, ना गैस की हाहाकार। तो चूंकि उपलब्धियां तो कुछ हैं ही नहीं, सैकड़ों सवाल हैं। तो ये इस तरह के भ्रामक भाषण देके, कभी नेहरू जी पे, कभी 70 वर्ष, जो भी बेहतर हो जाए वो इसरो हो। जब वायुसेना अध्यक्ष, थल सेना अध्यक्ष आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पुलवामा संबंधी, तो इसरो के लिए भी प्रधानमंत्री जी क्यों
अभी भी देखिए डीडी न्यूज और एफएम पे आपको लगातार दुर्भाग्य योजना, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना के, जबकि आचार संहिता लागू है। क्या कोड ऑफ कंडक्ट गाइडलाइंस का ये मिसयूज नहीं है कि हम एक जनता के नाम संदेश दे रहे हैं? तो वोट को इफेक्ट करने के लिए कोड ऑफ मोदी कंडक्ट जी से जुड़े हुए और भी सवाल हैं और चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं उनसे भी जुड़े हुए और सवाल हैं जो मैं पूछूंगी, लेकिन चूंकि हमारे साथ मुन्ना सिंह समेदा भी मौजूद हैं जो कि सुभाषपा से हैं और अब तो ओम प्रकाश राजभर ये कह चुके हैं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे और वो उनके साथ हैं। आप डिफेंड करना चाहेंगे क्या प्रधानमंत्री को? देखिए सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सबके नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा सही, हम लोग चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री पुनः प्रधानमंत्री बने, लेकिन जैसे भाषाओं की बात है तो यह सही है कि हम सबको ध्यान देना चाहिए इस चीज पे। और प्रधानमंत्री जी के अलावा जैसे अभी प्रदेश अध्यक्ष जी का हमने बयान देखा है, योगी जी का, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है सेना पे या किसी सिस्टम पे, उसका प्रचार में हम प्रयोग करें या प्रचार में हम नाम लें। सेना ने शहादत दी है, सेना ने संघर्ष किया, सेना ने लड़ाई लड़ी है, कोई दल आके आगे कहे कि नहीं ये मेरा कहीं ना कहीं वो रहा है तो ये गलत है। प्रधानमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। शराब शब्द का जो इस्तेमाल किया है वो नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल सही आपने कहा है, और अगर इसी तरह से होता रहेगा तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को लोग कहने लगेंगे, इसी चुनाव में लोग कहने लगेंगे कि इनको प्रचार मंत्री बनना चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं। गजब बात है। जवाब दीजिए विनीत शुक्ला जी छोटा सा, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अभी तो आप कांग्रेस को कोस रहे थे, लेकिन आप ही के सहयोगी हैं, ये कह रहे हैं नहीं बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री को ऐसा। मैंने बयान अभी नहीं सुना है, सुनवाइए। शराब वाला बयान मैंने नहीं सुना है। जो बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पहली सुनवा दिया जाए, अगर माननीय अरेंज हो मुख्यमंत्री सके वो बयान तो वो बयान हम सुनवा देंगे, क्योंकि बार बार बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पर कह रहे हैं कि बयान ही नहीं सुना है। हालांकि उनको होमवर्क करके आना चाहिए, योगी जी को, विनीत जी को होमवर्क करके आना चाहिए। नारा दिलवाया है तो सेना पे गर्व करना क्या बुरा है? सेना अगर हम सेना पे गर्व करते हैं तो सरकार कौन सी बुराई है? काम कर रही, सेना अगर हमारी काम कर रही है हमारे शासनकाल में, तो हम अपनी सेना का क्या होता है? अरे क्यों, हमारी सरकार है, अभी हमारी सरकार में अगर हम हैं तो लड़ने गया, क्या हम कहेंगे नहीं? आपके पार्टी का कोई नेता लड़ने गया था? सरकार अगर हमारी है, हमारी सरकार के अंतर्गत जब काम हो रहा है, सेना काम कर रही है, हम रहे चाहे ना रहे, सेना अपना काम कर रही है। सेना को आज मजबूत करने का, सेना को स्वावलंबी बनाने का काम मोदी जी ने किया है। सेना को सुरक्षा का उनके जो जैकेट है वो खरीदने में तो कांग्रेस देरी करती थी। बहुत अच्छी बात है। सेना पर वोट मांग रहे हैं आप। आज सेना को खड़ा किया है, मजबूती से देश को खड़ा किया है मोदी जी ने। पढ़ते हैं आप लोग कि नहीं पढ़ते हैं? न्यूज देखते हैं कि नहीं देखते हैं? चुनाव आयोग ने जो कहा ये मालूम है आपको? चुनाव आयोग ने ये कहा है कि सेना कि जवानों की फोटो या सेना के किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। उसके बावजूद यहां पर आप लोग चुनाव प्रचार में तमाम जो बातें कर रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक को अपने नारे से जोड़ करके लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये शोभा देता है सर? सर्जिकल स्ट्राइक पे भ्रमित करने का सबने देखा, पाकिस्तान ने देखा है। देखा क्या प्रदेश अध्यक्ष चुनाव आयोग कुछ नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक हमारी सेना ने किया। चुनाव आयोग कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? चुनाव आयोग कोई मायने नहीं रखता आपके लिए? नहीं, चुनाव आयोग ने जो बोला है, हम कोई सेना का इस्तेमाल इसके लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। सेना का अगर हम सैनिक का अभिनंदन का नारे के साथ करते हैं तो उसमें कौन सी अपने पॉलिटिकल नारे के साथ सर्जिकल स्ट्राइक को जोड़ करके लोगों से नारे लगवाना ये इस्तेमाल नहीं है तो क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और महेंद्र नाथ पांडे अगर नारे लगवा रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक मोदी है तो मुमकिन है, तो ये क्या है? तो मुमकिन है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मोदी है तभी मुमकिन जवाब दीजिए संतोष यादव जी। इनका मानना है कि कुछ गलत नहीं है, चुनाव आयोग जो भी कहे, जो ये कर रहे हैं वो सही है। बिल्कुल मोदी है तो मुमकिन है। संतोष यादव जी नेतृत्व में ही इतना बड़ा काम हो पाया का इस्तेमाल के हमले के कांग्रेस की गवर्नमेंट के चुनाव प्रचारों में, चुनावी रैलियों में, चुनाव प्रचारों में सेना का इस्तेमाल करना इनको लगता है कि सही है और वो इसको डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। जवाब दीजिए संतोष यादव जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे बीजेपी दल में सिर्फ मोदी के नारे हैं, बाकी पूरे बीजेपी में कोई नहीं है। एक भी इनके पास नेता नहीं। अरे मेरी बात सुन लीजिए पहले, मैं बोला नहीं था आपके बीच में। ना कोई गृह मंत्री है इनके पास, ना कोई रक्षा मंत्री है इनके पास, ना कोई वित्त मंत्री इनके पास है, सिर्फ मोदी। एक ओल्ड मैन मोदी के अलावा पूरे बीजेपी में कोई नहीं है। और दूसरा जो शब्द इन्होंने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने सुना होगा भाषण में, कि लोग कहते हैं कि इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के मोदी ने क्यों घर पे घुस के मारा। तो मोदी जी पाकिस्तान में घर में घुसे नहीं है, हमारी सेना है, और सेना कोई बीजेपी ने नहीं बनाई है।
सेना हमारी सन 1971 में 93,000 सैनिकों को, पाकिस्तान के सैनिकों को सरेंडर करा दिया था। उस सेना के शौर्य को भुनाने का जो प्रयास करते हैं माननीय मोदी जी, ये गलत है। दूसरा, जो शराब शब्द का इन्होंने इस्तेमाल किया है, तो मेरा यह कहना है कि शराब शब्द को 3 शब्दों से, 3 अक्षरों से इन्होंने जोड़ा है, समाजवाद से सालिया। तो मेरा कहना है कि जितना भी इंडिया में समाजवादी, बल्कि वर्ल्ड में जितना भी समाजवादी व्यक्ति है, उसकी इन्होंने बेइज्जती किया। जितना राष्ट्रीय लोकदलीय या राष्ट्रीय परिभाषा में जो भी व्यक्ति आता है, उसकी इन्होंने बेइज्जती किया। जितना भी बहुजन समाज से व्यक्ति आता है, उस बहुजन समाज को हमारे प्रधानमंत्री ने बेइज्जत करने का काम किया है, क्योंकि तीनों वर्गों को इन्होंने शराब से जोड़ दिया। क्या ये तीनों व्यक्ति शराब पीते हैं या तीनों वर्ग शराब पीते हैं? तो मेरा यह कहना है कि शराब के विषय में तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया था कि जिसकी रही भावना जैसी, 3 मूरत देखी प्रभु तैसी। तो हमारे मोदी जी तो शराब और सत्ते के नशे में इतना मस्त हैं कि उनको समाज में यह नहीं दिख रहा है कि हम किस व्यक्ति के विषय में क्या कहना चाह रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। विनीत जी, मैं आपके पास एक बार आऊंगी, क्योंकि आप बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि लोग एक दूसरे के बीच में ना बोलें, बल्कि जब उनसे पूछा जाए तब बोलें। विनीत जी, इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूं, लेकिन उससे पहले चूंकि आपने कहा कि आपने वो बयान नहीं सुना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, एक बार सुनते हैं क्या कहा है आज मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने। कुछ दिन पहले तक जो लोग इस चौकीदार को चुनौती देते फिरते थे, अब रोते फिर रहे हैं। मोदी ने ये क्यों किया? मोदी ने वो क्यों किया? ये मोदी ने पाकिस्तान में आतंकियों को घर में घुसकर क्यों मारा? ये मोदी ने आतंकियों के अड्डे को नष्ट क्यों किया? रो रहे हैं। साथियों, एक गंभीर बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये सारे महामिलावटी लोग आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। तो वो वाला हिस्सा जो है वो हम आपको बाद में सुनवाएंगे, लेकिन पहले तो आप इसी पर जवाब दीजिए कि मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा। सर, ये लहजा सेना ने कुछ नहीं किया? मोदी जी की सरकार ने मारा है, तो मोदी जी ने उसमें कोई गलत बात नहीं बोली है। इससे पहले भी सरकारें थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सेना ही काम करती थी। तब सेना को काम करने नहीं दिया जाता था, उसमें रुकावट डाली जाती थी, सेना को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता था। आज सेना को मोदी जी ने स्वतंत्र छोड़ा है, तभी जाके ये सब संभव हो पाया है। दिल पर हाथ रख के कहिए विनीत जी कि अगर मोदी जी ऐसे बोल देते कि सेना ने ये काम किया और सरकार ने उसको बैक किया, सरकार ने उसको सहयोग किया, सेना का ही 50 जगह जो बोला है उसकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर इस रैली में उन्होंने ये कहा है कि मोदी ने पाकिस्तान में घुस करके आतंकवादियों को मारा, तो ये शोभा देता है क्या सेना के शौर्य के लिए? बयान आप सेना के जवानों के लिहाज से मोदी जी सत्ता और शराब के नशे में है, इसलिए वो भूल गए कि सेना कोई काम करती है, जो भी काम करता हूं मैं करता हूं। आप ऐसे शब्दों का कह रहे हैं, नशे में है, सत्ता के नशे में। समाजवादी बता रहे हैं, तो हम क्यों नहीं करेंगे? पार्टी के पक्ष में आप बात कर रहे हैं, जिन समाजवादी पार्टी, अरे मेरा राष्ट्रीय लोकदल भी उसमें जोड़ा है आपने। बिल्कुल राष्ट्रीय लोकदल भी जुड़ा हुआ है, सारे लोग मिल जाए, उसमें कोई नहीं, सारा झूठ का गठबंधन है, महामिलावटी गठबंधन है, उसमें कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। सारे जीरो मिलकर के जीरो। समाजवादी पार्टी से जुड़ गई है हमारे साथ नाहिद लारी। ठीक है सर, ऑलराइट। ऐसे इस तरह से मत डिबेट करिए, इस तरह से मत डिबेट करिए। अपनी मर्यादा बना करके रखिए, अपनी मर्यादा आप ही के हाथ में है, बना करके रखिए। नाहिद लारी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नाहिद जी, अपनी बात रखिए। मैं सबसे पहले जो आज मेरठ में मोदी जी ने जो सपा, बसपा और आरएलडी के बारे में शराब का वर्ड यूज किया है, सपा समाजवादी पार्टी का स शब्द मिलाया, राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय में से र शब्द मिलाया और बहुजन समाज पार्टी से ब शब्द मिलाया, तो सबसे पहले मैं र शब्द की बात करना चाहती हूं, जो इन्होंने र शब्द जहां से निकाला है। रा शब्द मोदी जी ने राष्ट्रीय शब्द से निकाला है, राष्ट्रीय से र शब्द निकाल के शराब में जोड़ दिया है। तो ये राष्ट्र का और देश का अपमान जो आज मोदी जी ने किया है, क्या इसकी माफी मोदी जी और भाजपा के लोग मांगेंगे?
जो ब शब्द उन्होंने शराब में जोड़ा है, तो जो ब शब्द जोड़ा है बहुजन समाज का ब शब्द का मतलब है बाबा साहब। आज मोदी जी ने बाबा साहब की बेइज्जती की है, बाबा साहब को गाली दी है, बाबा साहब का अपमान किया है। दलितों की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, 30% आबादी है दलितों की, दलितों का अपमान किया है। और अब मैं आ जाती हूं अपनी पार्टी के ऊपर, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का इन्होंने स शब्द का प्रयोग किया है। स से मतलब सत्यमेव जयते, स से मतलब समाजवादी, समाजवाद के समाज से जुड़े लोग। ये मोदी जी और इस समाज में सभी वर्ग के लोग आते हैं, अगड़े भी आते हैं, पिछड़े भी आते हैं। तो मोदी जी इस समाज के लोगों का अपमान कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि समाज के लोग शराब पीते हैं, शराब से जोड़ दिया समाज के लोगों को उन्होंने। ये मोदी जी को बेसिकली पच नहीं रहा है कि ये सपा बसपा आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है, ये कमजोरों का गठबंधन, कमजोर लोगों का गठबंधन है, किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का गठबंधन है। मोदी जी को नहीं पच रहा है ये बात, ये उनका अपमान कर रहे हैं। ये तो दिल में उनके मोदी जी के शुरू से था। और भाजपा तो ये जग जाहिर है कि दलितों की, पिछड़ों की, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की विरोध करती है। लेकिन आज उनकी दिल की बात जबान पे ला दी। और एक बात, और मैं आपसे एक और बात कहना चाहती हूं। आज मेरठ में मोदी जी ने कहा, चौधरी चरण सिंह जी की धरती पर उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को नमन किया। एक तरफ वो चौधरी चरण सिंह जी को नमन कर रहे थे और दूसरी तरफ उन्होंने उनकी पार्टी को शराब से जोड़ दिया। इतना अपमान चौधरी चरण सिंह जी का। बल्कि मैं एक बात और आपको बताना चाहूं, मेरे फादर मिस्टर मुशीर अहमद लारी, वो जो है चौधरी चरण सिंह जी के साथ थे लोकदल में, और वो स्टेट के जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त। आज ही मेरे फादर ने, वो स्पोक्स पर्सन भी थे, आज मेरे फादर ने बताया कि चौधरी चरण सिंह जी इतने सख्त थे शराब को लेकर कि अगर उनको पता चल जाता था कि कोई अमुक व्यक्ति शराब पीता है उनकी पार्टी से, तो वो पार्टी से उसको निष्कासित कर देते थे। विनीत जी, जवाब दीजिए सर। चारों तरफ से आप पर हमले हो रहे हैं और ये हमले होते रहेंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो आज जिस लहजे का इस्तेमाल किया है वो वाकई क्वेश्चनेबल है। बताइए। समाजवादी पार्टी जितना अपमान भारत माता का समाजवादी पार्टी ने किया, आजम खां जैसे नेता इनके यहाँ भारत माता को डाइन करने वाले लोग समाजवादी पार्टी के, वो राष्ट्र की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा अपमान अगर देश का किया है, आतंकियों को छोड़ने वाले लोग, आतंकियों की जमानत कराने वाले लोग कहां से हो गए? राष्ट्र के राष्ट्रभक्त कहां से हो गए? जवाब नहीं है तो आप बातों को भटका रहे हैं। जवाब मेरे पास है, जवाब है। समाजवादी पार्टी के लोग, आप बताए ना कि आजम खान ने क्यों बयान दिया था? भारत माता को डाइन किसने कहा था? पे बात करिए। भारत माता को डाइन किसने कहा था? समाजवादी पार्टी के लोग। आजम खान से पूछिए आप बयान क्यों दिया था? आजम खान से पूछिए आप बयान क्यों दिया था? शुक्ला, क्या आजम खान प्रधानमंत्री है देश के? आजम खान भी तो मंत्री थे समाजवादी पार्टी में। है वो समाजवादी पार्टी के नेता है, समाजवादी पार्टी के मंत्री रहे हैं। कुछ बोलिए ना सर। प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए नरेंद्र मोदी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उससे बोलने से क्यों डर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं आप? दलितों का अपमान तो सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर हुआ है दलितों का। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी, सबसे ज्यादा अगर मुकदमे चल रहे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं पे चल रहे हैं। गोस्वामी जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वक्त पर, एक मिनट मैम, ठीक है, मैं आ रही हूँ। स्वार्थ के लिए, वजूद बचाने के लिए आज गठबंधन आपने किया। प्रमोद जी, ये बात इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वक्त वक्त पर अलग अलग पार्टियों के नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते रहे हैं और इसमें कोई कमी नहीं आई है। और पार्टियां जब मौका आता है तो ऐसे बयानों पर कार्रवाई करने से बहुत पीछे हट जाती हैं, चाहे वो महिलाओं के मामले में हो या फिर इस तरह के अनर्गल बयान हो। लेकिन प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए शख्स को क्या ये शोभा देता है और कितना ये इसकी गंभीरता जो है इस तरह के बयानों की बढ़ जाती है और वो जो क्रेडिबिलिटी है वो कितना खो जाती है अगर इस पद से इस तरह का बयान जाए? नहीं, देखिए, मैंने पहले ही शुभ्रा जी आपसे कहा कि ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग शोभनीय नहीं है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। लेकिन मैंने ये भी बात आपसे पहले कही थी जब आपने सवाल किया था कि इस देश के राजनीति का चलन चरित्र ये सब बदलता जा रहा है। इसमें खाली भारतीय जनता पार्टी को ही कहा जाए ये ठीक नहीं है। पूरे, मतलब मैं तो कहूँगा कि पूरे राजनीतिक दलों में जो फ्रेज है कि कुएं में भांग पड़ी हुई है,
वो स्थिति हो गई है कि जो चाह रहा है उस मुंह पर वो निकाल के बक रहा है। उसको इस बात का इल्म नहीं है कि हमने क्या कह दिया। बाद में जब वो सुनता है तब उसको खुद भी अफसोस होता होगा कि मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। अफसोस होता है तो बड़ी खुशी है मुझे। नहीं लेकिन अब अंतःकरण तो उनको धिक्कारता ही होगा कि ये शब्द हमको इस बैठ के नहीं कहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात सुब्रा जी, एक बात है कि उत्तर प्रदेश इस बार का जो चुनाव हो रहा है और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी भारी चुनौती है। और ऐसी स्थिति में जो एक कहावत है या कहा जाता है कि आक्रामकता जो है वो उससे बेहतर रणनीति नहीं होती है। शायद भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री ने भी अपनी पहली 2019 के लोकसभा चुनाव की रैली में भरपूर आक्रामकता दिखाई। वो ठीक है, दिखाना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं या उसमें कोई गलत बात नहीं है। अपने पक्ष को रखना चाहिए। मतलब विकास को के नाम पर उन्होंने अपनी विकास की उपलब्धियों को भी रखा। साथ ही साथ उन्होंने ये बात भी कह दी कि चौकीदार हिसाब लेना जानता है, हिसाब देना भी जानता है और इसका हम एक एक करके हिसाब लेंगे। तो ये सारी चीजें, यानी कि दो बातें आप कह रहे हैं। एक तो ये कि आक्रामक है बीजेपी और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है या फिर जिन मुद्दों की तरफ जनता को ले जाने की कोशिश की जा रही है, उससे कहीं ना कहीं एक आशंका, एक डर जो है वो दिख रहा है। और चूंकि खास तौर से गठबंधन की बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी और गठबंधन से सबसे बड़ी चुनौती उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलने वाली है, तो आपको लगता है कि ये किसी तरह का डर है जो कि काम कर रहा है? नहीं, मैंने तो ये बात पहले कही शुभ्रा जी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती है ये गठबंधन। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो बिल्कुल कबीलों वाली राजनीति हो गई है पिछले लंबे समय से। तो वो जब दो कबीले मिल जाएंगे तो एक कबीले को तो गिरा ही लेंगे। तो वो एक चिंता का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सीधी सी बात ये है। दूसरी बात, अगर आपने देखा होगा उनके भाषण को मैंने पूरी तरीके से सुना, उन्होंने चुन चुन के सारे दलों पर जो यहाँ गठबंधन और कांग्रेस और विशेष रूप से कांग्रेस को केंद्र में रखते हुए, मैंने जम्मू की भी रैली को सुना है, वहाँ भी उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उसको, आरएलडी के लिए उन्होंने कहा कि चरण सिंह जी की, जैसा कि अभी हमारी मैडम ने कहा कि चरण सिंह जी की उन्होंने प्रशंसा की, तो वहीं पर उन्होंने ये बात भी कही कि जो किसानों के अपने को नेता कहते हैं वो आज तक मुझसे किसानों की समस्या के लिए मिलने नहीं आए। उन्होंने अपनी समस्या मुझ पर आकर नहीं रखी, ये उन्होंने आरएलडी पर हमला किया। वही कांग्रेस पर, जो कांग्रेस ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला कि हम 12,000 रुपए देंगे, तो उस पर उन्होंने कहा कि 4 पीढ़ियां हो गई, उसमें नहीं कुछ हुआ। उन्होंने क्या किया, जबकि वास्तविकता ये रही कि गरीबी को बढ़ाने का काम कांग्रेस ने किया, तो कांग्रेस पर भी उन्होंने पूरी तरीके से हमला बोला। कई सारी महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं, लेकिन जिस बात पर मैं सुश्री विश्वास जी आप की टिप्पणी जानना चाहती हूँ वो ये कि सभी पार्टियों की ओर से वक्त वक्त पर ऐसे बयान आए हैं और कोई भी पार्टी आज की तारीख में ये कहकर पीछे नहीं हट सकती कि कोई एक दल इस तरह की अभद्र भाषा के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए, आप लोगों ने ही चौकीदार चोर है के नारे लगवाए। चौकीदार शब्द के लिए आप लोग प्रधानमंत्री की ओर इंगित करते रहे और चौकीदार चोर है के नारे हर मंच से राहुल गांधी ने लगवाए। और अभी एक दिन पहले ही जब एसैट का जिक्र हो रहा था और एक सैटेलाइट को हमने लो ऑर्बिट में मार गिराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की, उसके बाद किस लहजे से, किस तरह से ट्वीट किया राहुल गांधी ने, उन्होंने ये लिखा कि वर्ल्ड थिएटर डे की शुभकामनाएं नरेंद्र मोदी को। क्या प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किसी इंसान के लिए इस तरह की भाषा विपक्ष की ओर से शोभा देती है? देखिए, चौकीदार चोर नहीं, डकैत भी है। 2 करोड़ रोजगार का कुछ पता नहीं चला। और जो फुटेज अभी आपने 3 दिखाए जिसमें प्रधानमंत्री जी का भी है, तो मिमिक्री आर्टिस्ट तो हर हाल से रिजेम्बलेंस होता है। और दूसरा, आपने कहा कि विपक्ष भी कहता रहा है। जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो इसी विपक्ष ने जो आज सत्ता में है उन्हें कोयला चोर कहा। क्या हुआ कोल स्कैम का? तो राजनीतिक शिष्टाचार, हमारे साथ बहुत प्रबुद्ध प्रमोद गोस्वामी जी उपस्थित हैं। राजनीतिक शिष्टाचार और मर्यादा आचरण की क्या 5 वर्ष में जितना ये डिक्लाइन हुआ है, और इसका सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री मोदी जी को आप कह सकती हैं। अभी हमारे भाजपा के साथी ने भी कहा कि ठग बंधन, महामिलावटी। देखिए, आप अपनी विचारधारा का सम्मान करते हैं तो दूसरे की मर्यादा भी रखिए।
अगर आप अपने आचरण के लिए रिस्पेक्ट को चाहते हैं तो आप दूसरे को भी वो रिस्पेक्ट दीजिए, लेकिन आप एक खुले मंच से एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आप शराब से अपने विपक्ष को जोड़ रहे हैं, आप पूरे देश के पूरी दुनिया के सोशलिस्ट को अपमानित कर रहे हैं, आप पूरी दुनिया के दलित समाज को अपमानित कर रहे हैं। तो यानी कि ये बात तो मानी जाए ना कि आप भी अलग नहीं हैं, आप भी वही सब कर रहे हैं जो बीजेपी कर रही है। नहीं, आप हमें बीजेपी से या डकैत कह देना, आप हमें बीजेपी से तो नहीं जोड़ सकते। देखिए, किसी भी लिहाज से आप हमें बीजेपी से नहीं जोड़ सकते। अब क्योंकि बीजेपी के पास कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है, पिछले 5 वर्ष की उनके पास कोई उपलब्धियां नहीं, मर्यादा के लिहाज से प्रधानमंत्री जी की ये बौखलाहट, शब्दावली के लिहाज से नहीं, शब्दावली के लिहाज से, पद के सम्मान के लिहाज से तो आप लोग भी वही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। नहीं, इतना गिरना तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को शोभा देता है। जिन कांग्रेस पार्टी का परिवार पूरा जमानत पे चल रहा हो, 4 लाख करोड़ का घोटाला करने वाले लोग सैनिकों का अपमान करा है, जिन लोगों ने सैनिकों के आवास में घोटाला किया, उसके बाद बता रहे हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं। प्रधानमंत्री जी को आप डकैत बोलेंगे? आप पूरा घर जिसका जमानत पे चल रहा हो, लुटेरे और जमीन के घोटाले में इनका दामाद तक फंसा हुआ है। सैनिकों की रॉबर्ट वाड्रा जो है जमीन के घोटाले में फंसे हुए हैं, सारा घर जमानत पे चल रहा है, वो लुटेरे और डकैत खुद आप लोग हैं। कांग्रेसी परिवार पूरा लुटेरा है, ये सब जानते हैं कि कांग्रेस परिवार ही लुटेरा है, इस देश की जनता का पैसा लूटा है, आपकी सारी देश का पैसा, देश की जनता का पैसा सिर्फ कांग्रेस ने लूटा है। मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, रिमोट से सोनिया गांधी ने उनको चलाया। राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर आप इनसे सवाल करें तो इन्हें भारत भूमि का भी पूरी ज्ञान नहीं होगा। राहुल गांधी 50 साल का बालक जो घूम रहा है, उससे आप पूछिए कितना ज्ञान है उसको, आप उसकी योग्यता पे आप पहले सवाल उठाइए। पढ़ के आइए, बिल्कुल पढ़िए, पहले राहुल गांधी जी को पढ़ाइए। प्रधानमंत्री जी का बयान ही आप सुन के नहीं आए। जो 50 साल का बालक जिसको आप बता रही हैं, आप उसकी योग्यता पे बताइए, कितनी योग्यता है उसकी, क्या योगदान है उसका, क्या है प्रियंका गांधी का योगदान, एक दूसरे को सुनिए भी, एक दूसरे को सुनिए भी। देखिए, ट्रोलर्स की आर्मी चैनल पर या यत्र नारी देवता रत्र देवता रमयन्ते, तो इनसे श्लोक सुनने हो या इनसे देश के बारे में जीएस सुनना हो, चूंकि अध्ययन नील है तो राष्ट्रवाद को ले आएंगे, सेना को ले आएंगे, फर्जी देशभक्ति को ले आएंगे, तो इसलिए इनसे बहस करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये टॉपिक को पूरी तरह शिफ्ट करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर जो गाली उसके साथ खड़े हो जाएंगे जेएनयू के समर्थक आप लोग हैं। कहाँ ले जा रहे हैं सर आप? दिक्कत यही है कि मुद्दों से भटका देते हैं, खड़े होंगे, जेएनयू पहुंच गए, हलफनामा लगाने के लिए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, कभी जेएनयू पहुंच जाते हैं आप लोग। नहीं, वो चौकीदार से साहूकार हो जाता है जो बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, वो शारदा घोटाले का आरोपी हो या पूरे देश का। आप अपना घोटाला बताइए पहले, कितने घोटाले हैं? ठीक है, घोटालों से भरा हुआ रही है नहीं, सुन ले मेरी बात, उसके बाद आप सुनने का संयम इन लोगों में कम होता है। नाहिद जी, शुक्ला जी अभी यहाँ कह रहे हैं, बीजेपी के साथी हैं शुक्ला जी, ये कह रहे हैं कि सैनिकों सेना की बात कर रहे हैं, तो उस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि जिस दिन पुलवामा में हमारे जवानों के साथ खून की होली खेली जा रही थी, उस दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड के कॉर्बेट नेशनल पार्क में डिस्कवरी चैनल की कपड़े बदल बदल के शूटिंग कर रहे थे। 3:10 पे पुलवामा की दुखद आतंकी घटना हुई। ये हो नहीं सकता कि मोदी जी को नहीं पता चला। उसके बाद भी मोदी जी वहां जंगल में जो है जिप्सी पे सफारी करते रहे, तरह तरह के पोज मार मार के कपड़े बदल बदल कर उन्होंने शूटिंग करी डिस्कवरी चैनल की। ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये न्यूज में आया है, ये सोशल मीडिया पे आया है, तस्वीरें वायरल हुई है। नहीं जी, आप थोड़ा सा मुद्दे से भटक रही हैं। आप देखिए, देश का दुर्भाग्य है। लेकिन आपसे जो सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी के भीतर से जब अपशब्दों का प्रयोग होता है या फिर महिला विरोधी टिप्पणी होती है, तब आप लोग क्यों चुप रह जाते हैं, तब क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं आप लोग? देखिए, महिला विरोधी टिप्पणी पे तो मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले ही भाजपा रामपुर में फिरोज खान ने आपके बयान दिया, उस पे आप क्या कहती हैं? आप बताइए। आप बताएं पहले। फिरोज खान ने जो बयान दिया, आप उसमें बताइए रामपुर में क्या बयान दिया है। उर्दू दरवाजा महिलाओं का जवाब कर रहे हैं, आप उसमें बताइए। आजम चुप कराएं तो मैं जवाब दे दूंगी, पहले उस पे आप चुप रहे तो मैं जवाब दूंगी। पहले मेरी बात सुनिए, बोलिए नाहिद जी, उसके बाद बोलिए। कुछ दिन पहले भाजपा के एमएलए सुरेंद्र सिंह ने बहन कुमारी मायावती जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की थी। वो तो पागल, वो तो राष्ट्रीय मायावती, बहन कुमारी मायावती जी तो राष्ट्रीय नेता हैं, कई बार की मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।
उनके ऊपर अभद्र टिप्पणी करवाई भाजपा ने अपने एमएलए के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो एक कामदार दलित महिला हैं। इनको कष्ट होता है देखकर कि कैसे एक कामदार दलित महिला क्या किया था स्टेज के शो मानसिक रूप से में, विक्षिप्त कितना है। सम्मान दिया था अरे स्टेज के आप शो लोग, में? सुरेंद्र आप बताइए कुमार पहले मानसिक विक्षिप्त है। स्टेज आप हाउस लोग कांड क्यों? हुआ, उसमें कितना कुलदीप सम्मान सेंगर- मायावती जी को कुलदीप दिया? सेंगर बहुत मुलायम सम्मान सिंह जी- करते हैं। चलिए मैं मुलायम जवाब सिंह जी दे से दूं। बयान लीजिए आप पहले। आप तो सुनना नहीं आप पहले चाहते। मुलायम सिंह जी से बयान लीजिए। अखिलेश यादव की सरकार बनी, मायावती की सबसे पहले मूर्ति तोड़वाई अंबेडकर पार्क के पास। अगर भाई एक जब दलित को पहले बचाना तुम्हारी होगा, तो माया दलित दलितों को का बना अपमान, देंगे। घोर अपमान देखिए, ये करने आपको- वाली समाजवादी पार्टी कहां से दलितों की शुभचिंतक हो गई? बोल दिया तो अब मैं बोलूं। इन सब बातों को जब गिनवा करके भाजपा, क्या आपके 2 पाप मिनट धुल मुझे जाएंगे दे दीजिए क्या? सुधा जी, 2 मिनट दे दीजिए। विनीत जब जी, भाजपा महिलाओं का किसी भी आपके तरीके पाप से धुल कोई जाएंगे भी क्या? भारतीय जनता पार्टी कोई जब अपमान सवाल नहीं करती आपसे है। पूछा जाता है आप किसी और की भारतीय जवाब जनता नहीं पार्टी देना महिलाओं का चाहते हैं। पूरा दिक्कत सम्मान यही है आजकल की ना सर, जी। दिक्कत यही है आजकल की पॉलिटिक्स की। आपसे देवी तो सवाल बनाइए, पूछा जाता इंसान है, रहने आप दीजिए। किसी और की बात करने लग जाते हैं। अपनी बात पहले कीजिए ना, अपनी बात पहले कीजिए। आप सत्ता में हैं, वो जिनकी आप बात कर रहे हैं वो अब सत्ता में नहीं है। भारतीय जनता ने जनता उनको पार्टी जवाब में दिया है। महिलाओं का पूरा सम्मान अगर है। इसी महिलाओं तरह के से लिए आपकी बात आपकी करने बात लगा आपकी सुधा बात जी, आपकी आप बात खुद होंगे ना। सुधा जी, आज की जैसे इन लोगों के भाजपा नेता की बोलते महिला हैं। की बात सुन लीजिए। लेटेस्ट बात है, हाँ। बदायूं की इनकी प्रत्याशी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी संघमित्रा मौर्य जी, वो बदायूं में प्रत्याशी हैं। एक महिला है, महिला को आज भारत में एक महिला के लिए सम्मान से देखा जाता है। देखा जाता है कि महिला बहुत शांत होती है, बहुत नर्म होती है। और उन्होंने अपने आप के लिए, स्वयं के लिए क्या कहा है कि मैं गुंडी हूं। मैं तो समझती हूँ जब वो इतना चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मैं गुंडी हूं, ऐसी तो भाषाओं निश्चित का रूप से इस्तेमाल वो हो गुंडी रहा है, होंगी। ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अब हम दूसरे पड़ाव की तरफ आते हैं, चूंकि वक्त हमारे पास लिमिटेड है। बदायूं की संतोष महिलाओं यादव को जी, देख- जो बात ध्यान हो रही रखना है चाहिए, कि ऐसी महिलाएं सेना हैं। के प्रतीकों का इस्तेमाल ना हो, रामपुर के सैनिकों के फोटो फिरोज का खान इस्तेमाल जैसे ना हो। लोगों का ध्यान सर, रखना जब चाहिए। मैं आऊंगी तब आप बोलिएगा। संतोष यादव जी के पास मैं जा रही हूं और अब जरा हम इसको बदलते हैं। जो हम अभी बात कर रहे हैं सेना पर आते हैं और जो चुनाव आयोग ने कहा है उस पर आते हैं, क्योंकि साफ तौर से चुनाव आयोग ने यह कह दिया। और अभी तो जो बीजेपी का कैंपेन वीडियो जारी हुआ है, जो हैशटैग चौकीदार मैं भी चौकीदार चल रहा है, उसको लेकर एक वीडियो जारी हुआ है। उसमें एक हिस्से में सेना के जवानों को दिखाया गया है और उसे सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है। उसको लेकर के 3 दिन का जवाब दिया है, 3 दिन का वक्त दिया है चुनाव आयोग ने बीजेपी को जवाब देने के लिए। क्या बताइए कि आखिर कहने के बावजूद, ये निर्देश जारी करने के बावजूद कि सेना के जवानों का इस्तेमाल अपने प्रचार कार्य के लिए नहीं करें, क्यों उस वीडियो में सैनिकों का इस्तेमाल किया गया है, सैनिकों को दिखाया गया है? ये कितना शर्मनाक है। संतोष यादव जी, मैं आपके पास आऊं इससे पहले इसका जवाब मुन्ना सिंह समेदा आपको देना चाहिए। देखिए, मैंने आपसे पहले ही बताया कि बीजेपी के लोग जनता को कहीं न कहीं मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। और सेना के सम्मान में हम सभी दल को एक साथ विचार करना चाहिए कि राजनीति में, चुनाव में उनका कहीं नाम नहीं लेना चाहिए, कहीं इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो आप एक अपना व्यवस्था है। स्टैंड कब क्लियर करेंगे, पहले तो मुझे ये बता दीजिए। आप साथ भी उनके हैं और विरोध भी उन्हीं का कर रहे हैं। नहीं, आपका स्टैंड आखिर है क्या? जब देश की बात आए, सेना की बात आएगी तो हमको अपनी बात तो करनी पड़ेगी। साथ में हम इस मुद्दे पे थोड़ा है कि आप ऐसी सेना का बात कह के प्रचार क्या फायदा सर, जिसका कोई असर ही ये ना तो हो। बहुत अच्छी बात है मैडम, ये आप बहुत तो अच्छी बात है कि मैं शुरुआत से अपने ही भाई यही के कहते साथ हैं। हूँ। मेरी बात समझे आप। हाँ। ये बहुत अच्छी बात है कि मैं अपने भाई के साथ हूँ। और पूरे प्रदेश में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने शराब को बंदी को लेकर कम से कम 25 कार्यक्रम उन्होंने किया है। उत्तर प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए। हम तो चाहते हैं पूरे देश में शराब शब्द बंद हो जाए और शराब ही बंद हो जाए। दर्ज करवाइए ना सर अपने सहयोगी से। तो आप यहाँ पर भाई, बैठकर मेरा कह रहे हैं प्रयास कि है कि गलत जितना है अच्छा और हो फिर सके। साथ भी आप उन्हीं के हैं। कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र नहीं, मोदी फिर से एक बार अगर सत्ता में मुझे आएंगे। लगेगा, जिस दिन आपका लगेगा। स्टैंड है, अभी नहीं लगाया आपको, कब लगेगा? ये बहुत किस जल्दी- भाषा के प्रयोग का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इंतजार आप कर रहे हैं जब आपको लगेगा कि नहीं अब बहुत हो गया, देखिए, पार्टी- अब आपत्ति दर्ज करने का वक्त है? पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो रही है। उन्होंने 2 दिन का और वक्त माना है। इनके 17 सीटें और बाकी हैं, उसमें 6 सीटें हमारी मांग है। मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, शिवजी जी कुछ कहना चाहिए। अगर लिस्ट जारी हो जाती है तो हमारा गठबंधन नहीं रहेगा। हमारा विधानसभा में गठबंधन था, गठबंधन में हम रहेंगे। लोकसभा में गठबंधन नहीं था, हमारे भी पार्टी के प्रत्याशी उतरेंगे और चुनाव लड़ेंगे। हम गठबंधन में भी रहेंगे, दोनों बातें रहेंगी। देखिए, सेना के स्वाभिमान, शौर्य और पराक्रम पर निश्चय ही भारतवर्ष में जो भी दल हैं या जो भी व्यक्ति हैं, हाँ। वो सब एक रूप में, ये तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। जिन्होंने कभी भी राष्ट्रीय प्रतीकों का, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान नहीं किया, जिन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई, जिन्होंने अपने कार्यालय पे भगवा फहराया 52 वर्ष तक, वो जब राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह और राष्ट्रीय गान को लेकर बात करते हैं तो अपने आप में तो हास्यास्पद और कोल कपोल लगता है। दूसरी बात, सेना से आपत्ति नहीं
नहीं है, आपत्ति है सेना के पॉलिटिकल माइलेज से। प्रधानमंत्री जी एक रैली कर रहे थे पुलवामा के ठीक बाद, तो उसके पीछे शहीदों का फोटो लगाया। इनके बहुरूपिया मनोज तिवारी जी फौरन सेना का ड्रेस वर्दी पहन के वोट मांगने निकल पड़े। उसके बाद इनके बूथ पे सर्जिकल स्ट्राइक के साथ हर बूथ पे कैंडिडेट्स अपना फोटो लगा रहे हैं। तो क्या बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता गए थे या मोदी जी अमित शाह गए थे MiG-21 में? तो जो उपलब्धियां आपकी हैं आप उन्हें गिनाइए। आधी रात में जो GST लागू किया, जो बर्बादी की देश की, जो पूरे देश को लाइनों में लगाया आपने नोटबंदी करके और 99.3% मनी वापस आ गया, उस पर कुछ बात करिए। जो नीरव चौकसी और मेहुल, ये आपका विजय माल्या और इतना सारा लगातार चल रही है चीजें कि मैं धारा प्रवाह बोलूंगी तो 3 घंटा कम हो जाएगा। तो इसलिए जो इनके पास उपलब्धियां हैं ये उस पे बात न करें। नीरव मोदी के पेपर देखिए आपको ज्ञान नहीं है, आप बात मत करिए। 2013 में नीरव मोदी के पेपर तैयार किसने करे? एकदम आपने चुनाव में फंड की व्यवस्था करने के लिए नीरव मोदी के पेपर तैयार कराए आपने, नीरव मोदी को फंड दिया आपने, पकड़ के ला रहे हैं। अगर आपको धैर्य है तो 2 लाइन में बता रही हूँ। अभी धैर्य है, आप बताइए पहले। नीरव मोदी को किसने भगाया? मेहुल चौकसी ने अपना ऑफिशियल एड्रेस लंदन का दिया और अपना प्रिंसिपल एड्रेस दुबई जुमेरा टावर्स का दिया। आपकी प्रत्यर्पण संधि है, आप क्यों नहीं ला रहे हैं? आप एंटीगुआ की बात करते हैं, आपके दोनों स्टेट। तो इसलिए आप बी लॉजिकल एंड गिव आप ऐसा एग्जांपल दीजिए जो लेकिन देखिए संतोष यादव जी, एक सेकंड सर, नीरव मोदी पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा मुद्दा वो है नहीं आज का। एक सेकंड बस, आप लोग भटकाइए मत। संतोष यादव जी, मैं आपके पास आ रही थी, लेकिन देखिए सवाल ये है कि मुद्दे कौन से हैं जनता के जहन में, ये इससे तय होता है कि कौन से शब्द बहुत बोले जा रहे हैं। क्योंकि कहते हैं कई बार कि पब्लिक की जो मेमोरी है वो थोड़ी छोटी होती है। अब राहुल गांधी प्रेस के सामने आते हैं, वो न्याय स्कीम की बात करते हैं, तब चर्चा होने लगती है कि आखिर जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाए, वो उस स्कीम में कितनी खामी है, कितनी अच्छाई है, ये तमाम बातें। फिर अगले दिन ASAT की बात होती है, सैटेलाइट की बात होती है, मुद्दा बिल्कुल अलग सामने आ जाता है। लोगों के जहन में जो बातें चल रही हैं वो बदल जाती हैं। ऐसे ही अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि हम मुद्दों पर बात करना चाहते हैं, हम बीजेपी के काम पर बात करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग करेंगे कैसे? क्योंकि मोदी जी तो हर रैली में कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के साथ रहिए, हर रैली में ये कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, योगी जी कह रहे हैं। आप लोग कैसे जनता को बांध कर रखेंगे, कैसे अपनी बातों पर लाएंगे? हम ये कहना चाहते हैं सुब्रा जी कि प्रधानमंत्री पद और जो संगठन के पद है दोनों में अंतर है। आज तक भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इस तरीके के भाषण देने का काम नहीं किया है जिस तरीके से हमारे मोदी जी भाषण देते हैं। कोई भी प्रधानमंत्री कभी भी सेना के शौर्य को भुनाने का काम नहीं किया है। और मैं बीजेपी को याद दिलाना चाहता हूं कि जो मसूद अजहर साहब हैं उनको हिंदुस्तान से पाकिस्तान भेजने का काम बीजेपी ने किया था। और उसके जिम्मेदार ना सेना थी ना कोई दूसरा दल था। दूसरा काम इन्होंने जो किया, बिना बुलाए हमारे नवाज शरीफ साहब के घर में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर के सरेंडर हो गए, उनकी माता के पैर छू करके आशीर्वाद लेकर के चले आए। अगर कोई दूसरा आदमी पाकिस्तान की बात कर ले या चला जाए या सोच ले तो वो देशद्रोही हो जाता है। बिरयानी खाई जो भी इन्होंने किया, मतलब दूसरा आदमी अगर बोल दे कहीं पाकिस्तान का नाम ले ले तो वो देशद्रोही। और मोदी जी जाकर के बिरयानी खाएं, उनकी माँ के पैर छुए, उनसे आशीर्वाद लें तो फिर ये देशभक्त। ये मसूद अजहर साहब को पाकिस्तान में छोड़ आवे, ये देशभक्त। अगर हम लोग कहीं कुछ बोल दें तो कहीं ये तो पाकिस्तान की बात करते हैं, देशद्रोही हैं। तो देशद्रोह की परिभाषा तय करनी होगी और प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए इस तरीके के भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल इन्होंने आज हम लोगों के विषय में किया है। उससे हमारी समाजवादी जनता, राष्ट्रीय लोक दल की जनता और बहुजन समाज पूरा दुखी है। और ये आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री जी को मुंहतोड़ जवाब देगा कि आपने हमारे विषय में क्या सोच रखा है। एक बार वो बयान सुन लेते हैं जो विपक्ष के बारे में, गठबंधन के बारे में मोदी जी ने कहा है। एक तरफ सपा, बसपा और आरएलडी यहां पर है। अब इसको जरा अलग तरीके से देखिए। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए?
अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? देखिए, तो पूरे भाषण में कम से कम ये तो तय समाजवादी का है, हाँ। वो शराब में यूज नहीं होता है। लेकिन कम से कम ये तो तय है कि शराब के लिहाज से ही बात कर रहे थे। केवल बस अफजल अब गुरु जी देखिए, इन सबका समर्थन आप करिए, पाकिस्तान पे क्यों चले जाते हैं, आप आतंकवाद पे चले जाते हैं ना। दिक्कत ये है सम्मान आप दीजिए, कि आपको जवाब इस बयान पर देना चाहिए था बेनजीर जी। आपके पास जवाब नहीं है अगर इस बयान को, तो आप चुप रहिए। फिर क्यों आप किसी और बात पर जा रहे हैं सर? क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से कहाँ बोल रहे हैं आप सर? प्रधानमंत्री के बयान पर कहाँ बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री के बयान पर कहाँ बोल रहे हैं? और आप ये नहीं मुकर सकते हैं कि वो शराब सम्मान करते हैं। आप किस चीज का बताइए, मैंने अगर ले लिया तो आप भी तो साहब प्रधानमंत्री का सम्मान कर सकते हैं। अगर आपके प्रधानमंत्री का सम्मान करना, पूरा सम्मान मेरे प्रधानमंत्री जी मैंने कहा है, मुझे खुशी जो होती मेरे है। क्या ये प्रधानमंत्री जी हैं। डिफेंसिबल है प्रमोद जी? क्या ये डिफेंसिबल है जो अभी सुना हमने? क्या मैं आज रिपीट कर दीजिए। क्या ये डिफेंसिबल है जो अभी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा? क्या इसे बैक किया जा सकता है? नहीं, देखिए, ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की गरिमा, पद की गरिमा के अनुरूप हाँ। ये बयान नहीं है। एक शराब से शब्द का जो अच्छा शब्द नहीं माना जाता, बहुत से और शब्द हो सकते थे। मैं समझता हूँ कि इस ढंग के बयान और इस ढंग की आक्रामकता ये विपक्ष उसको हताशा और निराशा में लेगी। हाँ, ठीक है। और यानी कि एक सेकंड जी, ये गठबंधन की बात कर रहे हैं मोदी जी, और भाजपा के लोग भी सब लोग करते रहते हैं। बेसिकली सपा बसपा तो बहाना है। ये बेसिकली पिछड़ों, दलितों, कमजोरों को, किसानों को, नौजवानों को, गरीबों को, उनको अपमानित करना चाहते हैं। सपा बसपा तो बहाना बनाते हैं उनका। मेन इनका टारगेट है कि इन लोगों को अपमान करना है, पिछड़ों को, यानी कि दलितों विनीत जी को। आप मुद्दों से भाग रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि मुद्दों से भाग रहे हैं और इस तरह के शब्दों में लोगों को फंसाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस समय पिछड़ों दलितों की सरकार है। आप देखिए, पिछड़े वर्ग से ही आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। अरे नहीं भाई, अभी पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो संघ से, संघ के प्रधानमंत्री हैं। आपको नफरत क्यों है इतनी? साहू समाज के हैं। संघ से इतनी नफरत क्यों कोई है नफरत आपको? नहीं है हमको। पिछड़ा नहीं है वो, कोई पिछड़े नफरत समाज के नहीं है। संघ से आपको नफरत पूरा क्यों है? सम्मान है संघ का, लेकिन संघ के प्रधानमंत्री हैं वो। ये संघ के गुजरात प्रधानमंत्री में भारतीय जनता पार्टी के वो प्रधानमंत्री हैं। तब इन्होंने गलत चीज अपने उसमें लिखी है ना, भारतीय जनता पार्टी से भारतीय चुने जनता गए पार्टी के ना। प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। जी जी, पूरे भारत देश के बन जाता है प्रधानमंत्री हैं, कोई तो शख्स, तो वो सभी देश का प्रधानमंत्री होता है। और बिल्कुल। शायद वो खुद यही बात पिछड़े नहीं है। आपको बहुत देर से आप समझाने थोड़ा की अपना कोशिश ज्ञान की जा बढ़ा रही लें। है। साहू समाज के हैं, जैसे बिल्कुल, यहाँ लखनऊ का ज्ञान साहू आप सिनेमा, अखिलेश यादव जी का साहू बढ़ाइए। रेस्टोरेंट उसी समाज के हैं, साहू समाज ठीक है, वक्त के मेरे पास पिछड़े इतना ही है। एकदम बहुत नहीं शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन कम से कम राजनीति की शुचिता का ख्याल रखा जाना चाहिए और जो बहुत ही गरिमामय पदों पर बैठे हुए लोग हैं उन्हें तो ख्याल रखना ही चाहिए, क्योंकि संदेश जाहिर है कि गलत जाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल वॉइस।